गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं विपिन सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्या है, जीव विज्ञान का कक्षा 12 के स्टूडेंट के लिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व चल रहा है। ठीक है, तो सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या है मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, औषध के क्षेत्र में, ठीक है, डेयरी उद्योग में बताया था, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीवों के महत्व के बारे में हमने चर्चा किया था, और कुछ एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाने में, कुछ एंजाइम बनाने में, कुछ विटामिन वगैरह बनाने में मैंने इसके महत्व को बताया था, कौन कौन से सूक्ष्म जीव कैसे बनाते हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो में आपने ये भी देखा था कि वहित मल के उपचार में सूक्ष्म जीव किस तरह से हमारी हेल्प करते हैं। और आज एक बहुत बड़ा, ठीक है, क्या जो वहित मल आपके कणों से, आपके शहरों से, आपके उद्योगों फैक्ट्रियों से निकल रहा है, वो बड़े पैमाने पे क्या हो रहा है, जल में मिलकर जल को प्रदूषित कर रहा है। तो सरकार ने कैसे उसके लिए एडवाइजरी जारी की है, प्लान बनाए हैं कि उसको नदी मिलने से पहले क्या किया जाए, उसका उपचार किया जाए। तो ये सब बातें हमने पिछले वीडियो में बताई थी। तो अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए आज की इस वीडियो में हम एक नेक्स्ट चल रहे हैं आपको सूक्ष्म जीवों का महत्व बताने, जिसका कि बायोगैस के उत्पादन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बायोगैस का उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं और इसका उपयोग किन रूपों में हम लोग करते हैं। ठीक है, ये हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि बायोगैस या गोबर गैस कह लीजिए। ठीक है, गोबर गैस सभी गाइस जान रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे होंगे उनको पता होगा। कुछ जगह पर, कुछ घरों में ये क्या किया गया है, बनाया भी गया था, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले सरकार ने क्या किया था, ग्राम प्रधानों के माध्यम से ये गोबर गैस संयंत्र किसानों के यहाँ लगवाने का काम किया था। और काफ़ी अच्छा प्लान था ये, जिससे कि जैसे इस गैस से गांव के लोग क्या करते थे, खाना बनाने का भी कार्य करते थे। ठीक है कि नहीं, लेकिन अभी ये कहीं कहीं बंद हो चुका है। लेकिन ये बनाते कैसे, कैसे उसमें गैस निकलती गोबर से, क्या प्रोसीजर होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज कि गोबर गैस या बायोगैस मतलब एक ही है, जिसे मेथेनोबैक्टीरियम जीवाणु, एक नंबर का पूछ लेगा अगर, वैसे ज़्यादातर एक ही नंबर का पूछता, लेकिन फिर भी पूरा प्रोसीजर तो हम दिखाएंगे। ठीक है, कि जो गोबर गैस होता है गाइस, ठीक है, उसे कौन, मेथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु बनाने का कार्य करता है। ठीक है, किससे, गोबर से। कैसे, किण्वन करके, जैसे दूध से दही जीवाणु बनाने का काम करते हैं, ठीक वही किण्वन प्रक्रिया गोबर में भी की जाती है, जिससे गोबर गैस निकलने का कार्य होता है। ठीक, करते हैं, कैसे करते हैं, विधि देखो यहाँ पे। इसमें एक बड़ा टैंक होता है। ठीक है, यहाँ फिगर मैंने आपको दिखाया है, ये टैंक है। ठीक है, एक बड़ा सा टैंक होता है, जिसका लगभग 3 भाग क्या होता है, भूमिगत होता है। ठीक है, भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर 3/4 भाग, यानी कि 3 हिस्सा जमीन के अंदर क्या होता है, टैंक लगा होता है। ठीक है, जिसे वायुरोधक टैंक ये कहते हैं। ठीक है, ये वायुरोधक टैंक है, जिसमें वायु नहीं जा पाती है, जिसे बायोगैस टैंक या डाइजेस्टर टैंक भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें क्या करते हैं, गोबर गैस कैसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए एक बड़ा सा टैंक होता है, जिसका 3 हिस्सा जमीन के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं, और इस टैंक को वायुरोधक टैंक या बायोगैस टैंक या डाइजेस्टर टैंक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक तरफ छिद्र होता है जो ढक्कन से बंद होता है। ठीक है, कहाँ पे छिद्र है, ये देख रहे हैं, इस टैंक में इस तरफ छिद्र है, ऊपर ऐसे ढक्कन लगा के बंद किए होते हैं, जिसके द्वारा गोबर और जल को प्रवाहित करके छोड़ देते हैं। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, देखो गोबर है और जल है, इसको हम इसी में डाल देंगे तो ये इस नली, इस छिद्र द्वारा क्या होता है, इस टैंक में आकर के पहुंच जाता है। ठीक है, अब जिससे मिथेनोबैक्टीरियम जीवाणु किण्वन द्वारा, ठीक है, गोबर को किण्वन करके मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब ये गैस क्या होगी, इसी को हम क्या कहेंगे बेटा, गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। ठीक है, और एक चीज, इस विधि का विकास भारतीय कृषि अनुसंधान एवं खादी एवं ग्रामीण उद्योग द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि भारत में गोबर गैस तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका विकास भारतीय कृषि अनुसंधान एवं खादी एवं ग्रामीण उद्योग द्वारा विकसित किया गया। ठीक है, अब आइए फिगर से समझते हैं। ठीक है, सिंपल है, क्या है यार, कि एक टैंक होता है जिसका 3/4 भाग नीचे दबा होता है, उसमें एक तरफ छिद्र होता है, जिससे गोबर और पानी को हम क्या करते हैं, डाल देते हैं। टैंक में पहुंच गया गोबर पानी, पहुंचने के बाद मिथेनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु क्या करता है, उस गोबर को किण्वन करके, ठीक है, क्या करता है, 2-4 घंटे बाद गैस का उत्पादन शुरू कर देता है। और गैस ऊपर क्या होती आती है, जहां पर ये एक नली लगी हुई है, इस नली के माध्यम से पाइप लगा करके गोबर क्या करते, गैस को चूल्हे में पहुंचाते हैं और आग लगाते हैं, तो ज्वलनशील गैस
चूल्हा जलने लगता है और हमारा खाना पकने लगता है, या किसी और रूप में इसे कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, इसमें क्या रखा है। ठीक है, आइए फिगर द्वारा समझते हैं। यही वो टैंक है जिसका 3/4 अर्थात 4 में से 3 भाग क्या होता है, 75% भाग जमीन के अंदर डिप्ड है। ये जमीन ग्राउंड लेवल है, यहाँ पर डिप्ड है, और डिप्ड करने के बाद इसमें एक पाइप लगा करके छेद बना के क्या करते हैं, इस तरह से एक छोटा सा ऐसे गड्ढा बना देते हैं, और इस गड्ढे में गोबर और जल को हम भर करके घोल करके या गोबर डालकर पानी डाल देते हैं, जिससे गोबर लिक्विड बन जाता है। लिक्विफिकेशन होने के बाद टैंक में आ जाता है, और टैंक में आने के बाद इसमें मेथनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु जो गोबर में होते हैं वो इसका किण्वन करते हैं, और किण्वन करने के बाद गैस बनाते हैं। कौन? मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब गैस बनती है तो ऊपर की ओर भागती है, तो ये गैस ऊपर आता है और आकर के यहाँ पर नली के माध्यम से देख रहे हैं, यहाँ पर गोबर गैस क्या हो रही है, बाहर हो गई। ठीक है, अब इस गैस को आप चाहे आप खाना बनाइए, रोशनी बनाइए, या किसी भी ईंधन के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज, जब ये गोबर क्या होता है, इसका लेवल बढ़ेगा तो ये गोबर यहाँ से हो सकता है इस टैंक से क्या होगा, बाहर निकाल लेंगे, जो कि क्या होता है, एक खाद के रूप में कार्य करती है। ठीक है, क्या काम करेगी बेटा, ये खाद एक भुरभुरी खाद के रूप में क्या होती है, आपके खेतों के लिए कार्य करती है। ठीक है, तो इस तरह से गोबर गैस का उत्पादन क्लियर हो गया। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ गोबर गैस क्या है, कि गोबर गैस में कौन कौन सी गैस है और कितनी मात्रा में होती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए गोबर गैस में प्रमुख रूप से मेथेन गैस होती है। क्या होती है? मेथेन गैस होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैस कुछ मात्रा में होती है। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आप गोबर गैस यहाँ पे मैंने लिखा है। ठीक है, लिखना गया है कि इसमें 50 से 70% मेथेन गैस पाई जाती है। यही मुख्य रूप से गोबर गैस है जो ईंधन का कार्य करती है, और कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो 30 से 40% होती है, और सूक्ष्म मात्रा में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन गैसें भी होती है। ठीक है गाइस, ये इस तरह से क्या है, मिलकर के गोबर गैस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, लेकिन याद रहे कि मुख्य रूप से गोबर गैस की बात की जाए विकल्प में तो मेथेन गैस को आप सेलेक्ट करना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोगैस का थर्मल मूल्य क्या है। थर्मल मूल्य का मतलब है कैलोरी मान कितना होता है। ठीक है, कितनी ऊष्मा, कितनी ऊर्जा दे सकता है। तो यहां पर मैंने नोट किया है कि बायोगैस का थर्मल मूल्य 23 से 28, ठीक है, कितना, बायोगैस का थर्मल मूल्य 23 से 28 मिली जूल प्रति घन सेंटीमीटर होता, घन मीटर होता है। ठीक है, ये भी आप नोट कर लो, एक नंबर पूछ सकता है, 23 से 28 याद रखना, ये गैस बायोगैस का क्या है, थर्मल मूल्य होता है। ठीक है गाइस, तो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा। एट लास्ट फिर से कह रहे हैं, कुछ नहीं करना, एक टैंक होता है जो जमीन में 3 भाग उसका नीचे दबा है, एक तरफ छिद्र होता है, गोबर पानी घोल कर आप उसमें क्या करिए, डाल दीजिए, डालने के बाद छोड़ दीजिए। 2-1 घंटे बाद जीवाणु क्या करते हैं, मेथिनोबैक्टीरियम नामक जीवाणु गोबर का गठन करके, किण्वन करके उसमें गैस निकालते हैं, जिसमें मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये गैसें होती हैं। ये ऊपर क्या होती है, नली में आकर के पाइप द्वारा क्या होती है, चूल्हे के पास पहुंच जाती हैं। ठीक है, फिर इसे हम जला के ईंधन के रूप में इसका उपयोग करते हैं। बाकी जो रॉ मटेरियल बचेगा वो नेक्स्ट छिद्र के टैंक के माध्यम से बाहर होगा, जो खाद के रूप में कार्य करने का कार्य करता है। ठीक है गाइस, और संगठन में आपने देखा मुख्य रूप से मेथेन गैस ही क्या है, गोबर गैस है, जिसमें 70% रहता है, 60 से 70%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड 30 से 40, बाकी आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और H2S गैस होता है। ठीक है, थर्मल मूल्य 23 से 28 आपने देख ही लिया, क्या रखा है इसमें, हो गया आपका, नोट करिए फटाफट सभी गाइस। तो गाइस नोट कर लिया होगा आपने, फिगर भी बना लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड है कि बायोगैस के लाभ क्या है। ठीक है, कौन कौन से एडवांटेज है आप इस बायोगैस के, अगर बायोगैस का उत्पादन हम करें तो हमको क्या लाभ होगा। ठीक है, इस बातों को यहाँ पे हम देखेंगे। पहली चीज कि बायोगैस एक प्रदूषण रहित नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, किसी एक नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत के बारे में बताइए, तो आप गोबर गैस एग्जाम्पल के रूप में, आंसर के रूप में दे सकते हो। ठीक है, बायोगैस प्रदूषण रहित है कैसे, कि जब आप गोबर को टैंक में डालते हो तो ये गैस क्या होती है, सीधे जा करके चूल्हे में आपके क्या होती है, जल जाती है। ठीक है, और उसका जो रॉ मटेरियल होता है, वह रॉ मटेरियल क्या होता है कि खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम खेतों में रिजेक्ट डाल देते हैं, और किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं हुआ। अगर आप लकड़ी का ईंधन जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, या आप किसी और प्रकार का ईंधन यूज कर रहे हैं अपने घर में, तो उससे धुआं होता है, उसमें खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें निकलती हैं, जो वायुमंडल को जाके क्या करती हैं, प्रदूषित करने काम करती हैं। और खाना बनाने वाले बहन बेटी या महिलाओं को क्या होता है, आँख के प्रॉब्लम्स भी होती हैं, और कुछ मिला के आपके घर भी काले पड़ जाते हैं। इतना अच्छा आपने पुट्टी पेंट कराया है, लेकिन फिर क्या होता है, काला पड़ जाता है। लेकिन इस गोबर गैस का उपयोग
करें, किसी तरह का वायु प्रदूषण नहीं, किसी तरह का होम पॉल्यूशन नहीं होना है, किसी तरह बॉडी पॉल्यूशन नहीं होना है। कुल मिला के ये कह लो ये एक तरह से क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, दूसरे की बात करें, यह ऊर्जा रूपांतरण का प्रभावी उपाय है। ऊर्जा रूपांतरण मतलब आपका जो खाद था, गोबर था, उसको हमने क्या किया कि गोबर गैस तकनीक द्वारा उसे गोबर गैस में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है कि यह वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, कैसे स्वच्छ बनाए रखने का काम करता है कि मैंने बार बार कहा, अगर उसी गोबर को वैसे में कहीं फेंक दें तो क्या होता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, और कीड़े पड़ने की वजह से वैसे भी क्या होता है कि बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, और भी उसमें प्रॉब्लम्स होगा कि जब वो गोबर क्या होगा, घटित होगा, तो उसमें से गैसें निकल इधर उधर फैल करके वातावरण को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, वातावरण को स्वच्छ व स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। फिर यह विकेंद्रीकरण ऊर्जा उत्पादन करता है। ठीक है, विकेंद्रीकरण ऊर्जा उत्पादन का स्रोत है, किसी एक जगह पे लगा के आप ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। फिर यह ग्रामीण अंचल में रोजगार प्रेरक है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के लिए क्या है, रोजगार प्रेरक। कैसे, जैसे मान लीजिए सपोज करिए एक बड़े से एरिया में हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा टैंक बना करके पर डे गोबर को घोल करके गैस उत्पादन करके उसे हम 2-4-10 घरों में, जो गाँव के आसपास से घर है, 2-4-10 घरों में हम क्या कर सकते हैं, इस गोबर गैस को एक तरीके से बेच सकते हैं, उनके घरों में भेज करके उनके किचन में हम क्या कर सकते हैं, गैस को जला सकते हैं। ठीक है, इससे हमें पैसा मिलेगा, कहीं ना कहीं हमारा इकोनॉमिक लेवल भी ठीक होगा। ठीक है, फिर घरेलू, ये घरेलू है, घरेलू अपशिष्ट को जैविक खाद के रूप में कन्वर्ट करता है। ठीक है, घरेलू अपशिष्ट मतलब हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, तो हमारे यहाँ घरेलू अपशिष्ट क्या होता है बताइए, ज़्यादातर यही होता है, कूड़ा करकट और गोबर होता है। तो गोबर के अलावा जो कूड़ा करकट अन्य है, जैसे पेड़ों की पत्तियां वगैरह और भी, तो उनको भी आप ले जा करके इस टैंक में डाल दोगे तो ये भी अपघटित होकर के कहीं ना कहीं गोबर गैस का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे घरेलू जो कचड़े हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं, उनका भी अपघटन हो गया, हमें गैस मिल गई, और जो कचरा था वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो गई, तो किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं होता है। वरना इसे हम क्या करेंगे, इधर उधर फेंक देंगे तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्या होगा, वातावरण प्रभावित हो जाता है। ठीक है, फिर इससे रोगाणु और परजीवी नष्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा गोबर को वैसे जमा कर देने पर, स्टोर कर देने पर उसमें क्या होता है कि बहुत सारे रोगाणु पनप जाते हैं, बहुत सारे कीड़े और परजीवी पनप जाते हैं, जो इधर उधर फैल करके किसी न किसी बीमारी को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसी गोबर को टैंक में डालकर गोबर गैस में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो गोबर क्या होता है, खाद बनेगी और साथ में गैस बना देगी। तो इस तरह से वो अपशिष्ट क्या हो गया, नष्ट हो गया, और किसी तरह रोगाणु, किसी तरह का परजीवी उस गोबर में पनप नहीं पाएगा, ना तो बीमारी फैलेगी। ठीक है गाइस, तो ये आपका हो गया। अब बात आती है कमियां की, डिसएडवांटेज क्या है। गाइस मैंने पहले ही बताया था कि किसी चीज़ के अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी लगा होता है, एक सिक्के के दो पहलू। तो इसी तरह से यहाँ भी है कि अगर किसी चीज़ से लाभ है तो कहीं ना कहीं उससे हानि भी है। ठीक है, इसी कहानी को देखते हुए ये गोबर गैस तकनीक क्या हो गई, बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पाई। जिसमें पहला है कि यह सभी स्थानों पर लगाना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस गोबर गैस संयंत्र को हर स्थान पर लगाना संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि इसके लिए एक पर्याप्त मात्रा में जगह चाहिए, और आपने देखा होगा शहरों में कितने कम जगह होते हैं जहाँ पर कि इस संयंत्र को कैसे लगा सकते हैं। लेकिन गाँवों के लिए ठीक है, क्योंकि गाँव के पास हर लोगों के पास भैंस है, जानवर है, तो गोबर भी आसानी से मिल जाता है, उनके पास पर्याप्त जगह भी है, वो बनवा सकते हैं। लेकिन शहरों में हर जगह इसे नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कह सकते हो कि ये ग्रामीण लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, दूसरा डिसएडवांटेज क्या है बेटा कि बायोगैस धातुओं को क्षय करके नष्ट कर देती है। ये जो गैस उत्पादन होकर निकलती है ना, तो ये जो लोहे का टैंक होता है, लोहा धातु, तो ये गैसें उस टैंक से क्रिया करके धीरे 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 2-4 से 10-20 सालों में क्या करती हैं, पूरे टैंक को खत्म कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं, जिससे फिर से प्रॉब्लम होती है, फिर से उसे वो करना पड़ेगा हमें। ठीक है, फिर बात करते हैं बड़े पैमाने पर संभव नहीं है। बड़े पैमाने पर इसे क्या कर सकते हैं कि गोबर गैस को बड़े पैमाने पर, अगर हम जैसे एलपीजी गैस को उत्पादन करके पूरे इंडिया में सप्लाई की जा रही, इस तरह से गोबर गैस का बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। तो ये कुछ इसके डिफेक्ट हैं या डिसएडवांटेज है, और ये एडवांटेज है। ठीक है, ये रहा लाभ, ये रहा हानि। ठीक है, इसे भी नोट करो। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नोट कर लियो गाइज आप लोगों ने। अब हम जीवाणुओं के कुछ सूक्ष्म जीवों का कुछ और क्षेत्रों में अगर हम देखें महत्व, तो पेट्रोलियम उत्पादन में भी कुछ सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे बोट्रोकोकस ब्राउनी नामक एक शैवाल है, यह शैवाल
कार्बनिक पदार्थों या हाइड्रोकार्बन में क्या करता है, बदल करके पेट्रोलियम पदार्थों का निर्माण करता है। ठीक है। और अगर हम बात करें तो रोगों के जैव नियंत्रण में, मतलब कुछ जीवाणु ऐसे ही हैं जो रोगों का क्या करते हैं, जैव नियंत्रण के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे बैसिलस थ्रुएंजेंसिस नामक एक जीवाणु है। इस जीवाणु के शरीर के अंदर एक जीन पाया जाता है जो इस जीवाणु में निष्क्रिय होता है और प्रतिविष बनाने का काम करता है। उसी जीवाणु को किसी प्लांट बॉडी में अगर हम इंटर कर दें तो इंटर करने पर वह जीन प्लांट के शरीर में जा करके उस आविष नामक पदार्थ को बनाने लगता है, जिसकी वजह से वह पौधा अब क्या हो गया, रोग को नियंत्रित कर लेगा, क्योंकि उसमें कोई कीट अगर उस पर लगेगा तो उस कीट लगने पर वो स्वतः मर जाएगा। ठीक है। और पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऐसे फसल को बीटी फसल कहते हैं। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बीटी फसल क्या है, जीएम फसल क्या है। ठीक है। लेकिन इतना जानते रहो, बैसिलस थ्रुएंजेंसिस नामक जीवाणु का उपयोग पौधों में रोग के नियंत्रण में किया जाता है। ठीक है। फिर बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूक्ष्म जीवों का जैव उर्वरक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो जैव उर्वरक का क्या करते हैं, निर्माण करके बना करके भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। यहां मैंने लिखा भी है कौन कौन और कैसे है। ठीक है। कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे कौन कौन से, नाइट्रिकारी जीवाणु। कौन से, नाइट्रिकारी जीवाणु। ये पेपर में आता है कि नाइट्रिकारी जीवाणु क्या है, 2 नाइट्रिकारी जीवाणु का नाम बताओ गाइस। ठीक है। तो याद रखना नाइट्रिकारी जीवाणु क्या है, वे जीवाणु जो वायुमंडल में उपस्थित अमोनिया गैस को, ठीक है, अमोनिया माने NH3 गैस की नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर इस नाइट्राइट को कुछ जीवाणु ऑक्सीकृत करके नाइट्रेट NO3- में क्या करते हैं, बदल देते हैं, बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है कि नहीं। तो उसे हम नाइट्रिकारी जीवाणु कहते हैं। ठीक है। जैसे 2 जीवाणु का नाम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर जीवाणु और नाइट्रोसोकोकस। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए गाइस याद रखना कि नाइट्रिकारी जीवाणु क्या है, ऐसे जीवाणु जो वायुमंडल में अमोनिया गैस को क्या करते हैं, नाइट्रेट और फिर नाइट्राइट में ऑक्सीकृत करके मृदा में मिला देते हैं, जिससे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, नाइट्रिकारी जीवाणु कहते हैं। और ऐसे जीवाणुओं का नाम नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोकोकस, ये जीवाणुओं का नाम है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना। फिर बात करते हैं मृत जीवों को सड़ा गला करके भी जैव उर्वरक का निर्माण करते हैं। जैसे आपको पता है कि जो भी जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो। तो जब कोई जीव का शरीर डेड हो जाता है, मर जाता है, तो उसे हम जब मिट्टी में दफना देते हैं या गाड़ देते हैं या वैसे छोड़ देते हैं, तो जीवाणु उस पर अटैक करके उससे क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों को, जटिल शरीर को क्या करते हैं, छोटे छोटे सरल पदार्थों में तोड़ करके उसका अपघटन कर देते हैं, उसे नष्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ जीवाणु मृत शरीर का अपघटन कर देते हैं, अर्थात जटिल पदार्थों को तोड़कर अपघटित करके सरल पदार्थ जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट में बदलकर मिट्टी में उसे मिला देते हैं मृदा में, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति क्या होती है, पहले की अपेक्षा बढ़ जाती है। ठीक है। जैसे कौन कौन से हैं, बैसिलस माइकोट्स नामक जीवाणु और बैसिलस रेमोसस नामक जीवाणु और बैसिलस बुल्गेरिस नामक जीवाणु। ये कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो मृत और सड़े गले जीवों के शरीर को, बॉडी को क्या करते हैं, जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके सरल पदार्थों में तोड़कर मृदा में मिला करके उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये यहाँ भी सूक्ष्म जीव क्या है, बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। इससे एक और बात निकल के आती है, जैसे रोड पे चल रहे किसी गाय भैंस का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनको कोई हटाने वाला नहीं होता, उस पर जीवाणु अटैक करके उसे 2-4 दिन में नष्ट कर देते हैं। ठीक है। जिससे वातावरण क्या होता है, साफ हो जाता है। ठीक है कि नहीं। तो इसलिए जीवाणु बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। इन्हें नोट करिए, फिर हम चलते हैं और आपको बताने के लिए नेक्स्ट हेडिंग। नोट करें सभी गाइस। तो गाइस नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप किया गया है कई बार, आप आंसर उठा के देख भी सकते हैं। तो दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु किसे कहते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु किसे कहते हैं। ठीक है कि नहीं। तो सिंपल सा है कि वे जीवाणु जो
दलहनी फसल की जड़ों की गांठों में, ठीक है, दलहनी फसल की जड़ों की गांठों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। यहाँ दलहनी फसल का सेंस क्या समझ रहे हैं आप, ठीक है, ऐसे फसल जिनसे हमें दाल प्राप्त होता है, जिनका दाल बनता है, जैसे मटर, अरहर, चना, ठीक है, ये सब क्या है, इनके दाल ही बनाए जाते हैं प्रोटीन प्राप्ति के लिए। तो ऐसे फसल को हम दलहनी फसल कहते हैं। उर्द मूंग भी क्या है, दलहनी फसल है। तो चना, मटर, अरहर, उर्द, मूंग ये दलहनी फसल है। इन्हीं फसलों के पेड़ों के पौधों की जो जड़ होती है, उसी जड़ों की गांठों में जहाँ से जड़ मुड़ी होती है, उसी गांठों में क्या होता है कि एक जीवाणु पाया जाता है जिसे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। और ये करता क्या है, फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो ये जीवाणु जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, आपको पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस स्वतंत्र रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है, जो 78% है। कितना परसेंट है, याद रखना, 78% नाइट्रोजन गैस, ठीक है, वायुमंडल में मुक्त रूप में पाई जाती है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन मुक्त रूप में वायुमंडल में पाया जा रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लिए और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिए। ठीक इसी प्रकार ये जीवाणु वायुमंडल के नाइट्रोजन को खींच करके ले करके मिट्टी में क्या करते हैं, उसे नाइट्रेट, नाइट्राइट व अन्य नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में बदल कर मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, फसल अच्छी होती है, ठीक है। तो ये काम कौन करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक बार फिर से देख लिया जाए। वे जीवाणु जो दलहनी फसल यानी उर्द, मूंग, चना की जड़ों की गांठों में पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन यौगिक यानी नाइट्रेट, नाइट्राइट अन्य रूपों में बदल करके मृदा में मिला देते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। भूमि की पैदावार क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे यहाँ कुछ जीवाणु का नाम भी है, देखिए, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जीवाणु, ठीक है, राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम नामक जीवाणु, यही जीवाणु दलहनी फसल की जड़ों की गांठों में पाया जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि दलहनी फसल की गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम, या राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम कहाँ पाया जाता है, दलहनी फसल की जड़ों की गांठों में। कार्य क्या करता है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में नाइट्रेट और नाइट्राइट या अन्य यौगिकों में बदलकर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। और इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस, यह जीवाणु सहजीवी या सहजीवन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों, सहजीवी जो साथ साथ जीव रहे, सहजीवन जब दो जीव साथ रह के जीवन यापन करें और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं तो उसे सहजीवन कहते हैं, और ऐसे जीव को सहजीवी कहते हैं गाइस, ठीक है। अब सोचो, दलहनी फसल जीव है, प्लांट है, जीव है, और जीवाणु भी जीव है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जीवाणु क्या कर रहा है, वायुमंडल के नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, मिट्टी में मिलाकर इससे नाइट्रोजन पूर्ति कर रहा है, ठीक है। तो किसी को लाभ, किसी को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है, दोनों को लाभ है, ठीक है कि नहीं। प्लांट को भी लाभ है, जीवाणु को रहने का स्थान मिल गया और प्लांट को नाइट्रोजन मिल गया, दोनों को लाभ पहुंचा रहे हैं, इसलिए यह जीवाणु सहजीवन का एक अच्छा उदाहरण भी है, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया। दूसरा, जैसे केज्यूराइना रूबस, ये पौधे हैं, इन पौधों की जड़ों में भी माइकोबैक्टीरियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का कार्य करता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल क्लियर। एक बार फिर से यही रखना नहीं है, जीवाणु तो ऐसे जीवाणु जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देते हैं यौगिक के रूप में, उसे नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु कहते हैं। जैसे राइजोबियम लेग्यूमिनिसेरम जो दलहनी फसल की जड़ों गांठों में पाया जाता है, ठीक है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसी नाइट्रोजन को ये जीवाणु मृदा में नाइट्रेट और नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में क्या करते हैं, मिलाने का काम करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मैं विपिन सर आप लोगों को फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।